हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र और ये है आपका सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका पवन सीरीज। दोस्तों, पवन सीरीज में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं और इसमें हम लोग पेज नंबर 54 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 55 पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपका हम लोग पूरा अति लघुत्तरीय समाप्त कर लेंगे। उसके बाद बचेगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस तरह से दोस्तों आपका राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों का ही अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय जितने भी वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ लें। चलिए आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि आपका अति लघुत्तरीय खत्म हो जाए और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का बहुविकल्पीय जितने भी है वो सब खत्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हालैंड के हेग, जिसे हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कौन कौन है। तो उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेजी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है आपका संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों का 17वां राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू, भोटिया, गौड़, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई, वनों का समाप्त करना। दोस्तों वन उन्मूलन जारी और जलवायु और भूगोल परिवर्तन ला रही हैं। दोस्तों आपको पता है कि भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है वन उन्मूलन की वजह से। वन उन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरितगृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वनों की कटाई होने से जहाँ पे वनों का नुकसान हो रहा है, यानी कि वनों के जो क्षेत्र हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस से प्रभाव बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो ओजोन परत है उसमें छेद, आपको पता है कि ओजोन परत में छेद हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो दोस्तों ये सारे जो हानियां हैं ये सब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है। तो दोस्तों अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है और दोस्तों इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों ये पलाश का फूल है, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये अशोक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यह है प्रथम स्थान। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये है तृतीय स्थान। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें हैं। तो दोस्तों ये है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दोस्तों ये है कानपुर लाल इमली मिल, ये अक्सर पूछता है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। वाराणसी, कानपुर, इटावा एवं मोदी नगर। ये
उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? फिरोजाबाद, बहजोई, नैनी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बालावली, सासनी, सिकोहाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में इतनी जगह है जो कि कांच उद्योग के लिए प्रमुख हैं। और आगे हम देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र का जिला रेणुकूट, ये एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में देखिए, यहाँ लिखा गया सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई है 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे। आगे चलिए देखते हैं भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। दोस्तों भूस्खलन एक भौगोलिक भूवैज्ञानिक घटना है। दोस्तों धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों भूस्खलन के अंतर्गत देखिए पत्थरों का खिसकना या गिरना भूस्खलन के अंतर्गत आता है, या पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकते हैं तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। दोस्तों आपको पता है कि अधिकतर पहाड़ी एरिया में भूस्खलन होता है, जहाँ पे जो सड़क वगैरह है वो बहुत सारे अक्सर आप देखते रहते हैं कि सड़क वगैरह पे भूस्खलन की वजह से सड़क बंद हो जाती है, कभी कभी टूट जाती है, जाम हो जाती है। ऐसा अक्सर आपको न्यूज में देखने को मिलता है और इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन होता है। तो दोस्तों ये सारे कारण होते हैं जहाँ पर देखिए कभी कभी वनस्पति के हटने से भी भूस्खलन होता है, सड़क के किनारे जो भी चट्टाने हैं उसको काटने से भी भूस्खलन होता है, या जो पानी के पाइप होते हैं उसमें रिसाव हो रहा है उसकी वजह से भी भूस्खलन होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट, ये 2 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दिनेशा वाचा, योगेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे? ये प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई जिसमें चौरी चौरा कांड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और दोस्तों ये चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदारों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन 1920 से जो 22 तक चला था को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि दोस्तों गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और जब उनको ये पता चला कि अब जो क्रांतिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से हिंसा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? दोस्तों गांधी जी ने 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत यही सारी चीजें आती हैं। दोस्तों आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया, प्रत्येक गाँव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए।
यहाँ पे, और बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, जिससे कि लोग शराब वगैरह ना पी पाएं। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूती काटे और विदेशी वस्त्रों को जला दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने अपने इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाने का प्रयास किया। जहाँ पर देखिए उन्होंने लोगों को कपड़े बनाने के लिए, सूती काटने के लिए एक तरह से यहाँ पे चरखे का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मादक पदार्थों और दुकानों, अफीमों के अड्डों और विदेशी कपड़ों की जो दुकानें हैं उन पर बहनों को धरना देना, यानी कि इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के साथ ही अपने देश में जो भी चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए। विदेशी वस्त्र जला दिए गए, हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग किया गया। और यहाँ पे देखेंगे नंबर 6, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जनसेवा में लगाएं। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी जो कि भारतीय हैं, वो अपने पद से त्याग पत्र दें, यानी कि अब उन्हें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है। यहाँ पे सेल्फ डिपेंड होना है, हमें अपना काम खुद करना है, हमें अपने लिए भोजन, हमें अपने लिए यहाँ पे नमक और साथ ही साथ कपड़े की व्यवस्था भी स्वयं करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था। दोस्तों जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता है, तो तब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल नहीं उठता। तो दोस्तों इन्होंने यह आरोप लगाए कि आप एक प्रतिनिधि की हैसियत जब प्राप्त कर लेंगे तभी आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल होगा, नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी। दोस्तों लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता, 3 नेताओं लाल बाल और पाल में से एक थे। लाल बाल पाल आपको पता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 महत्वपूर्ण नेता थे गरम दल के, यानी कि उग्रवादी। और दोस्तों सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में वो बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तो यहाँ पर लाठीचार्ज की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इनको गंभीर चोटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। कब? 17 नवंबर 1928 को। आगे हम देखेंगे दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो जो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी शिक्षा और डिजिटल इंडिया, भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए, मतदान का अधिकार, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम, विविधता में एकता, उत्पादन के मामले में भारतीय रेलवे का नेटवर्क, भारतीय सशस्त्र बल आदि। तो दोस्तों ये भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी। यहाँ पे देखिए यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको देखना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यहाँ पे है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन के कार्य भी पूछा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज, विविध सांस्कृतिक तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा भी करना। तो ये कार्य है यूनेस्को का। और उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये उद्देश्य है। आगे चलिए देखते हैं भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। दोस्तों द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत के 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां तथा अधिकांश भूमि ढालू है। घने जंगल है जहां नारियल खूब पैदा होता है। आगे चलिए हम देखते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति, समतल, यहाँ पे देखेंगे समतल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव और पवन की दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण और धरातलीय बनावट। तो दोस्तों ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भी भारत की जलवायु बनती है और साथ ही साथ समतल से ऊंचाई और पर्वतों की दिशा, ये सब कारण एक तरह से कहीं ना कहीं कारक है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों भूकंप, बाढ़, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वाता चक्र, बवंडर, झंझावत, घूर्ण वायु आदि, ये चक्रवात के अलग अलग नाम है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलग अलग देशों में से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। दोस्तों त्वचा के कैंसर का कारण होती है पराबैंगनी किरणें, और सन वर्ग का मुख्य कारण होती है, और साथ ही साथ आंखों के लिए हानिकारक होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके, कुल्हड़ में किया जाता है। साथ ही साथ मिट्टी का उपयोग भवन में जैसे ईंटों आदि को बनाने में भी किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर है। दोस्तों इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्तिनगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। यह रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो 1920 में प्रारंभ किया था, जो 1922 में समाप्त करना पड़ा था इन्हें। और यहाँ पर देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और साथ ही एनी बेसेंट थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 14 जुलाई सन 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया, जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। दोस्तों इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा लेते हैं तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधन के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नींव पड़ा था वो कहाँ से था। वो था कांग्रेस की कार्य समिति, जो कि 1942 वर्धा में कार्य कर रही थी, और वहीं से भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। और दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 में प्रारंभ हुई। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों चांदी मुख्यतः कर्नाटक, कोलार और राजस्थान में जावर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़या आदि में पाई जाती है। सुलह-ए-कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों सुलह-ए-कुल महोत्सव हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे यहाँ पे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों भारत ने पारदर्शिता
युक्त शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे कि जो सूचना का अधिकार होता है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से संबंधित जो भी सरकारी कार्य होते हैं उसके बारे में अगर उसे डिटेल जानकारी चाहिए तो वो इस अधिकार के तहत अपनी पूरी जानकारी ले सकता है किसी भी क्षेत्र में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2005 सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को ये जो कानून बना ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। आपको पता है जम्मू कश्मीर, इसके पहले आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 था उसके तहत उसका अपना एक अलग कानून था, लेकिन अब ये जब से अनुच्छेद 370 हटा, जब से 370 हटा तब से जो कानून देश में चलता वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308, जालौन में 370, झांसी में 398 व्यक्ति रह रहे हैं। तो ये है दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाले जिले, कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ये। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य। लिंगानुपात या लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 943 1000 पुरुष था, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां, ये अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। दोस्तों क्रांति का समय से पहले होना, सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, ये 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण यहाँ पे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखाया गया है। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। दोस्तों ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत है ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है। दूसरा यहाँ पे देखिए इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। चौथा मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों ये है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत। आगे चलिए देखते हैं जेट धारा किसे कहते हैं। दोस्तों जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। दोस्तों थारू जनजाति, खरवार जनजाति, महीगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों रॉलेट एक्ट 26 जनवरी सन 1919 में लागू हुआ था। सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश को ही रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा था। दोस्तों ये वही रॉलेट एक्ट है जिसके आने से जो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तारी हो सकती थी और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ये कानून था। और इसी के तहत ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और जिसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में जनसभा को बुलाया गया था और जिसमें आपको पता है जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। तो ये सब रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्या था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। तो दोस्तों ये थे पूना पैक्ट से संबंधित। आगे चलिए हम देखते हैं कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। दोस्तों कृषि पर आधारित पहला उद्योग है जूट उद्योग और दूसरा चीनी उद्योग। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में इसने प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन दोनों ही 1900 से 1922 तक इनका जो समय था इस आंदोलन का। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन था इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम एकता एक तरह से उनको प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से वो एकजुट होकर अंग्रेजों का यहाँ पे सामना कर सकते थे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। कानपुर का लाल इमली उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था? दोस्तों नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि कितनी है? दोस्तों 40 से 50 डेसिबल। और दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारण व्यक्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। यहाँ पे देखिए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 26 जून 1945 को। कहाँ पर? नीदरलैंड हेग में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने मुंबई में की थी। संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय नाम था जहाँ पे ये पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में कांग्रेस का। और यहाँ पर देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? दोस्तों ये है बीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 में की थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। 1911 में दिल्ली आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? दोस्तों ये था जॉर्ज पंचम। यानी कि जब दिल्ली दरबार लगता 1911 में, उस समय इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो वो था जॉर्ज पंचम। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? ये था असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों प्रारंभ की गई थी ये 15 अगस्त 1995 में MDM प्रारंभ किया गया। सूर्य से आने हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन 2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000।
943 महिला, जिसमें 1000 पुरुष पर 943 महिला। विटीकल्चर क्या है दोस्तों? विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। यहाँ पे देखिए विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, यानी कि उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूर की बुवाई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की फसल कैसे उगाएं, कैसे उसका ध्यान रखें, कैसे उसका मार्केट तैयार करें, इन सब के बारे में विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी, सामाजिक अध्ययन और साथ ही साथ शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, अष्टम प्रश्न पत्र, ये सब पढ़ाए जा चुके हैं। इसकी आपको नोट्स बना के पढ़ाया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के माध्यम से नोट्स नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिलेगी। तो दोस्तों आप अपनी मेहनत इसी तरह से करते रहिए। और तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जितने टाइम बोलना रहता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम एडिट करना, फिर आप तक पहुँचाना। तो एक वीडियो आपके लिए हर दिन आपके पास पहुँचाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि घर की मेरे लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं। परी की मॉम ब्लॉग आपको पता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लग जाइए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। आपके अच्छे मार्क्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय।